अनिरुद्ध खाने को छोड़कर गुस्से में पास आया। अनिरुद्ध ही नहीं, घर के सभी लोग विशाल से नाराज थे। विशाल सिर नीचे किए खड़ा था। अनिरुद्ध ने पास आकर कॉलर पकड़ लिया, जिसे देखकर सब एकदम डर गए। अनिरुद्ध, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, कितना विश्वास किया हम सब ने, और तुमने मेरी बहन तानिया को जॉब के लिए एक घटिया आदमी के पास भेज दिया। कहते ही कॉलर छोड़ा, थप्पड़ गाल पर मारा, फिर कॉलर पकड़ा, फिर गाल पर थप्पड़ मारा। घर से बाहर निकाला। विशाल चुपचाप उसके हाथ से मार खाता रहा। यशराज ने रोका। यशराज, अनिरुद्ध बेटे छोड़ दे, उसे भी तो कहने का मौका दे। छोड़ विशाल को, अंदर घर में ले, देख गली वाले देख रहे हैं। अनिरुद्ध ने उसे छोड़ते हुए, मैं सिर्फ पापा के कहने पर छोड़ रहा हूँ, अंदर आओ। विशाल अंदर आया। बुआ दरवाजा लगाओ। नाराजगी जायज है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा निकलेगा। मैं खुद ही उससे हाल में ही मिला हूँ, इसलिए उसकी नीयत के बारे में नहीं जानता था। मुझे अभी थोड़ी देर पहले अवनी ने बताया सब कुछ। सब गलती मेरी है, जो मैंने तान्या को वहाँ भेजा। अनिरुद्ध, हाँ, सब तुम्हारी गलती। तुझे पता है ना, तान्या अभी पढ़ाई कर रही है। उसे समझाने की जगह तुमने उसका साथ दिया। अरे तुमसे नहीं समझाया जा रहा था तो मुझे फोन कर देते। अनीता, मेरा तो सोच सोच कर दिल कांपने लगता है। अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या होता। वैसे भी एक इज्जत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तान्या ये सुनकर रोते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। नीलम देखा, विशाल, तान्या की क्या हालत है। ये सब तुम्हारे वजह से। पता नहीं कब तक तान्या आज का घटिया दिन और ये हादसा भूल पाएगी। विशाल, एम सॉरी अनिरुद्ध, मैं मेरी गलती मान रहा हूँ। मुझे उसे समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसका साथ दिया। मैंने तो उसका अच्छा ही सोचा था। अंकल जी, आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक मौका दीजिए उसे सुधारने का। अनीता, सुधारने का मतलब क्या करोगे? विशाल, कंप्लेंट करके। उसको सजा मिलनी चाहिए। यशराज गुस्से में, विशाल चुप, एकदम चुप, दीवारों के भी कान हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरी बच्ची, भगवान की दुआ से सही सलामत आ गई, और तुम चाहते हो उस नीच की शिकायत करूं ताकि मेरी बच्ची बर्बाद न होने पर भी बर्बाद हो जाए। कुछ सोच समझ कर बोलो। तुम रहने दो। अनीता, अरे तुमसे अच्छा तो वो अभिनाश है, हमारा बेशक दुश्मन है, लेकिन आज हमारी बच्ची को बचाकर चुपचाप घर ले आया, और तुम ऐसी राय दे रहे हो। सॉरी आंटी जी, मुझे ऐसा लग कि उसे शिकायत करनी चाहिए। ऐसे घटिया इंसान को जेल होनी चाहिए। वैसे इट्स ओके, एम सॉरी। अनिरुद्ध, तुम जा सकते हो। विशाल, चला जाऊंगा, बस एक बार कह दो, आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। यशराज, विशाल बेटे, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से कभी ये गलती दोहराना मत। तान्या के साथ ही नहीं, किसी के भी साथ, ठीक है? विशाल, जी अंकल। अभिनाश गुस्से में अपने बिस्तर पर जूते पहनकर बैठा। सोच रहा था, अवनी इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर कैसे लगा सकती है। वैसे सोचने वाली बात है, जैसे आज अवनी को मुझे लेकर गलत फहमी हुई है, कहीं मुझे भी तो अवनी की फैमिली को लेकर गलत फहमी हो रही है। अभिनाश मन में सोच रहा था। अवनी रूम के बाहर खड़ी होकर देख रही थी, फिर अंदर आई। अभिनाश, ये क्या बदतमीजी है? तुमने जूते पहनकर पैर बेड पर क्यों रखे हैं? अभिनाश सुनते हुए, ओ हेलो, दिस इज माई बेड, इसके साथ कुछ भी करूं। तुम होती कौन हो? मुझसे नजर नीचे रखकर बात किया करो, समझी? अवनी समझ गई, लेकिन ये कहा कि तमीज है बिस्तर पर पैर रखने की। माँ को बुलाओ, दिखाओ उन्हें उनका बेटा बिस्तर गंदा कर रहा था। माँ देखिए, इतना कहते ही अवनी के मुंह पर अपना हाथ रखकर चुप करा दिया। कुछ पल उसकी ओर देखता रहा, फिर अचानक उसका मुंह छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे से नजर छिपाते हुए अभिनाश अपने जूते उतारने लगा। अवनी बिस्तर साफ करने लगी। एम सॉरी अभिनाश, मुझे न चाहकर भी तुम्हें मारना पड़ा। नीता, अवनी, तुम तैयार हो जाओ। किस लिए? माँ जी कामिनी की बर्थडे पार्टी के लिए। नहीं, आप लोग ही जाइए, मैं नहीं जा रही। नीता, अरे अवनी, हम लोग नहीं जा रहे, तुम अभिनाश के साथ जाओ। माँ जी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है जाने का, खुशी मूड नहीं है। तब भी जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। माँ ने चाचा चाची को भी मना कर दिया है कि वो पार्टी में न जाए। अवनी, लेकिन माँ जी ने मना क्यों कर दिया? खुशी, ताकि पार्टी में सिर्फ आप दोनों जाओ। नीता, अवनी बेटा, आखिर ये गलत फहमी की दीवार कब तक तुम्हारे बीच रहेगी? उसे तोड़ना भी तो है, और तोड़ने के लिए तुम दोनों का एक साथ ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। अवनी, जी माँ, मैं खाना बना दूं आप सबके लिए, फिर तैयार हो जाऊंगी, जब तक अभिनाश भी आ जाएंगे। नीता,
अरे नहीं, खाना मालविका और हम सब लोग बना लेंगे, तुम जाओ। अभिनाश और विवेक घर आए। आप लोग तैयार नहीं हुए कामिनी की बर्थडे पार्टी के लिए। वो बार बार मुझे फोन कर रही है। खुशी नहीं, हमारा मन नहीं है। अवनी भाभी ही जाएगी आपके साथ। भाभी जाओ, तैयार हो जाओ। अनिरुद्ध ऑफिस से आकर बैठा ही था। माँ उसके पास आई। नीलम, अनिरुद्ध बेटा, तेरे पापा की दवाई खत्म हो गई है, जाकर ले। जी माँ, लाइए। अनिरुद्ध दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर पहुंचा। ये लीजिए सर, दवाइयाँ 7,000 रुपए हो गए। अनिरुद्ध ने अपनी पॉकेट से पर्स निकाला। उसमें सिर्फ 1,500 रुपए थे। अनिरुद्ध, भाई साहब, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं। आप इतने पैसे रख लीजिए। 200 मैं आपको कल लाकर दे दूंगा। आप तो मुझे जानते हैं। मेडिकल स्टोर वाला, सॉरी सर, तो मैं ये दवाइयाँ आपको नहीं दे सकता। आपको पता है ना, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा स्टोर नहीं है। मुझे हिसाब देना पड़ता है। एम सॉरी। अनिरुद्ध, ओके, आप इन दवाइयों को रख लीजिए, मैं घर जाकर और पैसे लेकर आता हूँ, कहते हुए आगे बढ़ा। तभी उसकी टक्कर एक बुरखे वाली से हुई। बुरखे वाली गिरती उससे पहले अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बुरखे वाली अनिरुद्ध को अपने बुरखे के अंदर से साफ देख सकती थी। अनिरुद्ध ने तुरंत उसका हाथ छोड़ा। अनिरुद्ध, एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, गलती से हो गया। बुरखे वाली ने गर्दन हिलाकर कह दी। इट्स ओके। अनिरुद्ध आगे निकल गया। दवाइयाँ महंगी होने के वजह से अनिरुद्ध परेशान होकर चला रहा था। तभी वो मेडिकल स्टोर वाला दौड़ता हुआ उसके पास आया। दवाइयाँ लेकर मेडिकल स्टोर वाला, सर ये लीजिए दवाइयाँ। अनिरुद्ध, लेकिन मैंने तो खरीदी नहीं। मेडिकल स्टोर वाला, सर इसके पैसे उन बुरखे वाली ने दिए। आपके जाने के बाद वो लेडीज आपके बारे में पूछ रही थी, तो मैंने उन्हें बता दिया, उन्होंने दवाइयों का पैसे दे दिए। ये लीजिए सर। अनिरुद्ध, क्या आखिर उन्होंने मेरी दवाइयों के पैसे दिए? अभी वो वही खड़ी है वहाँ स्टोर वाला। हाँ खड़ी है, चलिए दोनों स्टोर के पास आए। लेकिन अब वो बुरखे वाली जा चुकी थी। स्टोर वाली, अरे सर वो तो चली गई, अब तो आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। ये लीजिए, और ये समझकर रख लीजिए कि आपके लिए भगवान ने उन्हें भेजा था। अनिरुद्ध ने दवाइयाँ तो ली लेकिन थोड़ा और परेशान हो गया। आखिर वो बुरखे वाली ने उसके बारे में स्टोर वाले से क्यों पूछा और दवाइयों के पैसे दे दिए? क्या मैं उस बुरखे वाली को जानता हूँ या वो मुझे जानती है? अविनाश और अवनी दोनों पार्टी में पहुंचे। कामिनी उन्हें देखते ही पास आई। कामिनी, वेलकम अविनाश, बड़ी देर लगा दी। अविनाश, हाँ, इस अवनी के वजह से इसने रेडी होने में टाइम लगा दिया। कामिनी, अच्छा, वैसे अवनी तुम जितनी अच्छी तरीके से रेडी हो जाओ, लेकिन अविनाश को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अवनी, हेलो, मुझे किसी को अट्रैक्ट करना भी नहीं है, समझी? और ये बेवजह टॉट मत मारा करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे टॉट मारने से फर्क नहीं पड़ता। इंजॉय द पार्टी, कहते हुए आगे बढ़कर वही हॉल में सोफे पर बैठ गई। अविनाश, कामिनी अंकल आंटी नहीं आए। कामिनी, नहीं, उन्हें काम आ गया था इसलिए नहीं पाए। अविनाश, लेट्स डांस, या चलो। अवनी को चिढ़ाने के लिए डांस फ्लोर कपल्स डांस करने लगे। अवनी खुद को बस दिखा रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर फूकी जा रही थी। इतने विवेक पास आया। विवेक, अवनी भाभी, आप चुप क्यों बैठी हो? आपके पति किसी और लड़की के साथ डांस कर रहे हैं और आप हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे थोड़ी न चलेगा। ऐसे तो आपके रिश्ते में दूरियां ही रहेगी। कुछ करो अवनी। विवेक भैया, क्या करूं? अविनाश उस कामिनी को पंसद करते हैं। मुझसे शादी क्यों करी है ये तो आपको मालूम ही है। विवेक, मालूम है भाभी, लेकिन ये सच नहीं है कि अविनाश कामिनी को पंसद करता है। अवनी, क्या? तो फिर वो कामिनी के साथ ऐसे डांस कैसे कर रहे हैं? विवेक, आपको चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं क्या? भाभी, आप भी चिढ़ाई। वो कैस किसी और के साथ डांस करके क्या किसी और के साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। अविनाश को चिढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। विवेक जूस लेने गया, वहां जाकर उसने जूस में ड्रिंक मिला लाया। लो भाभी जी, जूस पियो, खुद को बिंदास करो। फ्लोर पर धूम मचाकर अविनाश के कलेजे में आग लगा दो। अवनी ने जूस लेकर पीने लगी। एम सॉरी भाभी, मैंने आपको ड्रिंक पिला रहा हूँ। अरे वाह विवेक भैया, ये जूस तो बहुत अच्छा है। वन मोर प्लीज। हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। विवेक एक गिलास और ले आया। अवनी ने उसे पीने के बाद फिर मांगा। वो फिर लेकर आया। 3-4 गिलास खत्म करने के बाद अवनी फ्लोर पर गई। अभिनश और कामिनी उसके बर्ताव को देखकर हैरान होकर देखने लगे। कामिनी, अभिनश, ये अवनी क्या कर रही है?
अभिनश पता नहीं। कामिनी उसे घूर कर देख रही थी, बस अभिनश के वजह से खुद को कंट्रोल कर रखी थी। म्यूजिक वाले ने हैप्पी बर्थडे का गाना बजाया। कामिनी, अवनी पागल हो गई है क्या? रोको जाकर प्लीज। अभिनश, ये ऐसे बिंदास होकर डांस क्यों कर रही है? कहीं इसने कॉल्ड ड्रिंक की जगह ड्रिंक तो नहीं कर ली? ओ शीट, कहते हुए आगे बढ़ा रोकने, लेकिन नशा जिसे चढ़ा वो हाथ में कैसे आ जाए? उसने खुद अभिनश को डांस के लिए खींच लिया। अब सबके सामने उसे भी डांस करना पड़ा। अवनी, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे डांस करना है। मैंने रोका तुम्हें, जो तुम मुझे रोक रहे हो। डांस के लिए छोड़ो हाथ। अवनी ने हाथ छटक कर वापस जाने लगी। अभिनश ने फिर उसका हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचा। इतनी जोर से खींचा, अवनी उसके सीने पर जाकर लगी। लिपस्टिक के निशान बास्केट पर लग गए। अभिनश को उसके जिस्म की परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ शराब की बदबू भी आ रही थी। अभिनश ने दोनों हाथों से उसे अलग किया, वो वापस चली ना जाए, इसलिए उसे पकड़े रहा। फिर पूछा, अभिनश, अवनी ड्रिंक की तुमने? अवनी, छे तुमने मुझे अपने जैसे समझ रखा है। अभिनश, शराब क्या पिया है? कुछ पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दो। अवनी, क्या बोलूं? तुम्ही ने चुप रहने को कहा है। अब मैं तुम्हारी परमिशन से ही खाऊंगी पियोगी, मेरी कोई इच्छा नहीं है। कहते हुए रोने लगी। अभिनश, अरे अरे, रो क्यों रही है? तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, बस ये बताओ क्या पिया है? अभिनी, क्यों बताओ, तुम बताते हो। छोड़ो मुझे, डांस करना है। अभिनश, इसे घर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ नशे में तमाशा खड़ा कर देगी। उसने अवनी का हाथ पकड़ा, कामिनी के पास गया। अवनी नशे में, कामिनी हैप्पी बर्थडे। कामिनी इग्नोर करते हुए अभिनश से, अभिनश खाना खा लो। अभिनश, नहीं कामिनी, अवनी ने ड्रिंक कर ली है। तुम्हारी पार्टी में तमाशा न हो जाए इसलिए मैं जा रहा हूँ, कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी पीछे से विवेक ने आवाज देकर रोका। अभिनश, अब तुझे क्या है, बोल जल्दी। विवेक, कुछ नहीं, ये ले भाभी का किलेचर, कहते हुए हल्का सा हंस दिया। अभिनश, ज्यादा हंसी आ रही है, दांत तोड़ दूंगा, कहते हुए आगे बढ़ा। अवनी फिर बोली, अवनी, कामिनी हैप्पी बर्थडे। अनिरुद्ध घर पर साथ खाना खाने बैठा था, पर उसका ध्यान बुरखे वाली था। आखिर बुरखे वाली थी कौन, ये सोच सोच कर परेशान था। आखिर आज के जमाने में कोई 2 रुपए भी मतलब से देते हैं। उसने 1700 रुपए दे दिए। तान्या, भैया आपका ध्यान कहाँ है? दाल कैसी बनी है? अनिरुद्ध एक और बाइट लेते हुए, कैसी है, अच्छी है? तान्या, अच्छी है, नमक है नहीं। और आपको अब पता चली, भैया आपने बिना नमक के दाल खा ली, क्या हुआ? भैया कहा, खोए हुए हैं आप? सब ठीक तो है, आपको टेंशन है किसी बात की तो हमसे शेयर कीजिए, मन ही मन परेशान मत होइए। यशराज, हाँ बेटा, कोई परेशानी है तो बताना। नीलमम, टेंशन तो होगी ही ना, सारी जिम्मेदारी एकदम से कंधे पर आ गई। अनिरुद्ध, तेरी फैक्ट्री में मेरे लायक कोई काम मिले तो मुझे भी बता दे। अनिरुद्ध, माँ, मेरे होते हुए आप मजदूरी करोगे, ये मेरे लिए शर्म से डूबने वाली बात है। माँ, मैं जिम्मेदारी की वजह से कोई परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीलम, झूठ मत बोल, माँ हूँ तेरी, क्यों परेशान है बता। तुझे मेरी कसम। माँ की कसम के बाद अनिरुद्ध को बताना पड़ा उस बुरखे वाली के बारे। ये सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन तान्या ने संभाल लिया। तान्या, भैया इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अरे वो भली पैसे वाली औरत होगी, आपने उसे गिरने से बचाया इसलिए आपने मदद कर दी। उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत होइए। दुनिया में हर इंसान आपके मौसा जैसा नहीं होता। लालची यशराज, हाँ बेटा, तान्या ठीक कह रही है, हमें उसके बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए। और अनिरुद्ध, अगर वो औरत दोबारा दिखे मेडिकल स्टोर पर तो उसके पैसे दे देना। अनिरुद्ध, जी पापा, कहते हुए दाल में नमक डालकर खाना खाने लगा। उधर पार्टी से अविनाश और अवनी लौट रहे थे। अभिनश सुनसान रास्ते से कार चलाते हुए जा रहा था। अवनी नशे की हालत में इधर उधर लुढ़क पुढ़क रही थी। उसके ऊपर अभिनश, अवनी ठीक से बैठो, अवनी ठीक है बैठ रही हूँ, लेकिन तुम चिल्लाओ मत, एक तो मुझे डांस नहीं करने दिया, ऊपर से डांट रहे हो, मैं माँ से शिकायत करूंगी। अभिनश, अवनी तुम गिर जाओगी या फिर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तुम बार बार मेरी साइड आ रही हो। अवनी, क्या करूं? अभिनश, मुझे हर चीज दो दो नजर आ रहे हैं। अभिनश, अच्छा जी, दो दो नजर आ रहे हैं, किसने कहा था ड्रिंक करने की? छे, मैं ड्रिंक नहीं करती।
ओ ये क्या अमृत पिया है? हाँ, अमृत से भी ज्यादा अच्छी चीज मैंने अपना फेवरेट मैंगो जूस पिया था। ओ यानी कि किसी ने इसको जूस में मिलाकर ड्रिंक दे दी। अवनी, अभिनश, कार रोको, क्यों, मुझे काम है। यहाँ सुनसान जगह पर मुझे नेचर कॉल आया है। कार रोको, मुझे साइड में जाकर हल्का होना है। अभिनश ने कार रोकी, झाड़ियों की तरफ जाने लगी। नशे में पेड़ से टकरा गई। कुछ बदमाश आकर अवनी को पकड़ लेते हैं। अविनाश अवनी को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ जाता है। अवनी को संघर्ष के दौरान चाकू लग जाती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अविनाश तुरंत उसे बचाने के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाता है। अवनी की फैमिली घर से हॉस्पिटल में आ गई थी। नीलम का रो रो कर बुरा हाल था। अनीता और तानिया पूरे रास्ते उन्हें आश्वासन देते आए थे। हॉस्पिटल में भी चेयर पर बैठी अनीता के कंधे से सिर टीकाकर रोई जा रही थी। तानिया, मामी जी प्लीज अपने आप को संभालो, दीदी को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर उन्हें बचा लेंगे, हम सब उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है, भगवान उनके साथ है। कहते हुए अपनी मामी के आंसू पोंछे नीलम अभिनाश के पास गई, जो दीवार से सिर टिकाए खड़ा था। उससे पूछा, नीलम, अभिनाश, अवनी ठीक तो है ना? वो ठीक हो जाएगी ना? अभिनाश कुछ न बोला, मायूसी से मुंह लटकाए खड़ा रहा। नीलम ने फिर पूछा, नीलम, अभिनाश कुछ बोलते क्यों नहीं? यशराज, नीलम, अभिनाश डॉक्टर नहीं है, वो कैसे बताएगा? नीलम, लेकिन ये अवनी के साथ था, इसे पता होगी, अवनी गोली लगने से पहले भी घायल हुई थी। अभिनाश, उसे क्या लगा था? अभिनाश, वो उसे चाकू लगा था। नीता, हे भगवान, मेरी बहू को बचा लो। नीलम जी, चलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करने चलते हैं, वो हमारी अवनी को ठीक कर दे। चलो उसके नाम की आरती करते हैं। अभिनाश, वरुण और यशराज को छोड़कर सारी औरतें हॉस्पिटल के बाहर मंदिर में गए। गणेश जी की मूरत के सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। शिवानी और कामिनी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर इशारों में बोले, क्या क्या नाटक करना पड़ेगा। फिर सामने मूरत की ओर मुंह कर लिया। सारे बारी बारी से गणेश जी के पैर छूने आगे गए। पैर छूकर अवनी के लिए दुआ मांग रहे थे। कामिनी मूरत के सामने आई, मन ही मन खुश होकर माथा टेकती है, पीछे मुड़ती है, तभी उसका पैर जमीन पर गिरे तेल पर पड़ता है। ओ, मुंह के बल गिरती है। शिवानी, शिवानी संभाल कर, खुशी ने हाथ देकर उठाते। कामिनी, तुम ठीक हो? कामिनी, या खुशी, आई एम ओके। चलो सारे वापस हॉस्पिटल के अंदर गए। अभिनाश के पास अब तक पुलिस के साथ विवेक आ गया था। पुलिस अभिनाश से पूछताछ कर रही होती है। कुछ देर में अनिरुद्ध भी वहां पहुंचता है, सबसे थोड़ा दूर खड़ा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर, अभिनाश, तुम उन चोर बदमाशों का स्केच बनाने में हेल्प कर सकते हो? अभिनाश, नहीं सर, उन लोगों ने चेहरे ढके हुए थे। अनिरुद्ध पीछे से ताली बजाते हुए पास आया। वाह अभिनाश वाह, तुम्हारे दिमाग की दाग देनी पड़ेगी। क्या दिमाग पाया है, लोमड़ी सा तेज। अभिनाश, अनिरुद्ध क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या कहने चाहते हो? अनिरुद्ध, कांड करके ज्यादा भोले मत बनो। यशराज, अनिरुद्ध बेटे क्या कह रहे हो? अनिरुद्ध, पापा, अवनी आज जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। न वो सब इसके वजह से, इसने ही अवनी पर हमला कराया। देखिए ना, एक बात नोट कीजिए, अवनी पर पहले चाकू से वार हुआ, फिर दूसरी बार गोली लग गई, लेकिन अभिनाश एक खरोच तक नहीं आई। चोर लुटेरे अभिनाश पर बड़े ही मेहरबान हो गए। कैसे? देखो, इसके है कहीं चोट, खून बस मेरी बहन का बहा है, और यहाँ कैसे मुंह लटकाए खड़ा है। कितनी इसे अवनी की परवाह है। सच तो ये है, अभिनाश अवनी को मारना चाहता है, उससे बदला ले रहा है। निशा की सुसाइड का, अरे तुम्हें कितनी बार समझाए या समझना ही नहीं चाहते। निशा की सुसाइड में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, और अगर फिर भी बदला लेना चाहते हो, ठीक है, तो बदला मुझसे लो, मेरी बहन को टारगेट क्यों कर रहे हो? अभिनाश, लो मारो मुझे, लो। अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाते हुए अभिनाश के दोनों हाथों को अपने गले पर रखते हुए खुद के गले को घोंटता है। अभिनाश अपने हाथ पीछे लेते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने कोई हमला नहीं करवाया, वो चोर लुटेरे मुझे चाकू मारने जा रहे थे, बीच में अवनी ने आकर मुझे बचा लिया। अनिरुद्ध, हाँ, फिर भी तुम्हारे अंदर दया नहीं आई। अवनी के प्रति उसने तुम्हारी जान बचाई, तुमने उस पर गोली चलवा दी, और मैं कैसे मान लूं, चोर तुम्हें ही चाकू मार रहे थे। अवनी बीच में आ गई, ये भी हो सकता है उन लोगों ने चाकू अवनी को ही मारा हो। अभिनाश चिल्लाते हुए, ओ गॉड अनिरुद्ध, कितनी बार कहूँ, मैंने हमला नहीं करवाया, मैं उन बदमाशों को जानता भी नहीं हूँ। अनिरुद्ध, अच्छा रास्ता निकाला है अवनी को मारने का, सबको लगे अवनी को किसी चोर लुटेरे ने मार दिया,
खुद बच जाए। शिवानी, बस करो अनिरुद्ध अविनाश पर इल्जाम लगाना। देखा नीता दीदी, आप लोग इनकी तरफदारी करती हो। अरे सच तो ये जैसे लोग होते हैं, उन्हें हर इंसान वैसा ही दिखाई देता है। मुजरिम, अनिरुद्ध, जब हम लोग आपकी नज़र में दोषी है तो लगाइए इल्ज़ाम, लेकिन इससे अविनाश बच नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये मेरी बहन को मारना चाहता है। नीता रोते हुए, नहीं अनिरुद्ध, तुम अविनाश कभी ऐसा नहीं कर सकता। अवनी को जान से मरवा सकता है। नहीं अनिरुद्ध, अविनाश क्या कर सकता है वो हम सब जानते हैं। जब वो मेरी बहन को मजबूर करके शादी कर सकता है उसे तड़पाने के लिए, तो मारना कितनी बड़ी बात है। इसके लिए अविनाश चिल्लाते, अनिरुद्ध अपनी बकवास बंद करो, मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ। अनिरुद्ध, गलत इल्जाम लगाने की आदत तुम्हारी है। अविनाश समझें, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अवनी की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। उसे कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। विवेक, अनिरुद्ध, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अविनाश अवनी भाभी को कभी नहीं मार सकता। अनिरुद्ध, बेगुनाही साबित कोर्ट में करना। इंस्पेक्टर, देख क्या रहे हैं, गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर, हम लोग ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, इन्हें अवनी जी का स्टेटमेंट लेके, अगर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ कहा तभी हम इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। वरुण, हाँ, ऐसे ही कोई इल्जाम लगाने से मुजरिम थोड़ी न बन जाएगा। भलाई का जमाना ही नहीं है। अनिरुद्ध, अविनाश और भलाई। यशराज, अनिरुद्ध शांत हो जा बेटा, अवनी का इलाज हो रहा है। जो इस वक्त तेरे ऊपर बीत रही है वो हम सब पर बीत रही है। अनीता, अनिरुद्ध बेटा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शांत हो जा। कामिनी अपने मन में, ये क्या अवनी की मौत का इल्जाम तो अविनाश पर ही लग रहा है। ओ गॉड, यानी कि अविनाश को इनोसेंट साबित करने लिए अवनी को बचना जरूरी है। नहीं, अवनी बचनी नहीं चाहिए। अविनाश को तो बाद में कैसे न कैसे इनोसेंट साबित करवा ही लूंगी। एक नर्स बाहर आई। प्लीज आप लोग चुप हो जाइए, मरीजों को परेशानी हो रही है। यहाँ चिल्लाइए मत, झगड़ा करना है तो बाहर कीजिए जाकर। अनिरुद्ध और अविनाश साथ में। एम सॉरी सिस्टर। सिस्टर वापस अंदर चली गई। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आया। उसे घेर कर सारे खड़े हो गए, एक साथ सब पूछने लगे। डॉक्टर, शांत हो जाइए, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, गोली निकाल दी है। अब वो खतरे से बाहर है, जैसे ही होश आएगा तब मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर, एक नर्स अंदर है, जैसे ही होश आ जाएगा वो आपको बता देगी, आप पहले अपनी पूछताछ कर लीजिएगा। इंस्पेक्टर, जी। डॉक्टर वहां से चला गया। 1 घंटे बाद अवनी को होश आया। सबसे पहले पुलिस गई। सब बाहर खड़े ही सुन रहे थे। इंस्पेक्टर, मिसेज अवनी सिंघनिया, कल रात क्या हुआ आप हमें बता सकती हैं, लेकिन आप कुछ बताए उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके भाई ने, अनिरुद्ध ने, आपके पति अविनाश पर इल्जाम लगाया है कि आप पर हमला आपके पति ने करवाया है। इंस्पेक्टर ने सारी बात बताई। अवनी, इंस्पेक्टर, अनिरुद्ध मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बोल दिए होंगे, क्योंकि हमारी शादी ही एक सौदे की तरह हुई थी। पर अविनाश ने उस वक्त शादी गुस्से में की थी। लेकिन इंस्पेक्टर, ये भी सच है, वो एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मुझे मारने की कोशिश नहीं की, पत्नी के हर हक दिए। मुझसे शादी करने का मकसद उनका सिर्फ इतना था, जैसे उनकी बहन उनसे दूर चली गई, मैं भी अपने परिवार से दूर हो जाऊं, बस। और रही बात कल की, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं नेचर कॉल के लिए उतरी थी, जब लौट कर आई तो 2 चोर लुटेरे अविनाश को गन पॉइंट पर ले रखे थे। उन्होंने अविनाश, चेन, घड़ी, पर्स सब छीन लिया। मेरे भी गहने मांग रहे थे। अविनाश मेरे गहने देने के लिए राजी हो गया, लेकिन उनकी नीयत मुझ पर भी थी। तब अविनाश ने मारना शुरू किया। एक को मार रहा थे, तभी दूसरा उनको पीछे से चाकू लेकर मारने आया, और अविनाश को बचाने के लिए मैं बीच में आ गई। मेरे लग गया चाकू। अविनाश को कुछ मत कीजिए, वो बेगुनाह है। अवनी ने शुरू से गोली लगने तक की कहानी बताई। ये सुनकर इंस्पेक्टर बाहर आ गया। इंस्पेक्टर, सुन तो आप सबने लिया होगा अवनी जी का स्टेटमेंट। मिस्टर अनिरुद्ध, उम्मीद है आपकी सारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। अब आप लोग आपस में झगड़ा बंद कीजिए। आपका झगड़ा पेंसिट के लिए ठीक नहीं है। सारे गिरे शिकवे यही मिटाकर अंदर जाइए। यशराज, इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इंस्पेक्टर साहब की बात पर अमल किया जाए। अवनी के सामने किसी भी तरीके का झगड़ा न किया जाए। सारे अंदर गए। अविनाश सीने में हाथ बांधे नजर झुकाए खड़ा था। बाकी सब उसकी हाल खबर ले रहे थे।
अवनी बात सबसे कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अभिनाश पर था। अवनी को सब घेर कर खड़े हाल खबर ले रहे थे। अनिरुद्ध थोड़ा नाराज था, चुपचाप दूसरी ओर मुंह किए खड़ा था। अवनी ने भाई से कहा, कुछ बोलने के लिए जुबान खोली। अनिरुद्ध इग्नोर करते हुए बाहर चला गया। अवनी, माँ पापा भाई मुझसे नाराज है। यशराज, नहीं बेटा, नाराज नहीं है। तुझसे प्यार करता है ना, इसलिए तेरी ये हालत देखकर खुद के आंसू छिपा रहा है। नीलम, अनिरुद्ध को ले आओ। बुलाकर नीलम बाहर आकर देखती है। वो दूर चेयर पर उदास बैठा था। नीलम पास जाकर प्यार से सिर पर हाथ फेरकर सिर को चूमती हैं। उसके चूमते ही अनिरुद्ध के अंदर जो आंसू थे बाहर निकल आए। यशराज भी वहां आ गए। यशराज, अनिरुद्ध बेटा, बस। और ये क्या, अवनी तुझसे बात करना चाहती थी और तुम उसे इग्नोर करके यहाँ आ गए। अवनी को कितनी तकलीफ हुई होगी। चल बात कर ले। अनिरुद्ध, मैं नहीं जा रहा। मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं उससे नाराज हूँ। आखिर कब तक? जो इंसान उसे परेशान करता है, बदले के लिए दिल दुखाता है, फिर भी अवनी उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलती, जबकि मैं और सब जानते हैं अभिनाश के दिल में अवनी के लिए कुछ नहीं है। नीलम, ऐसे कैसे कह दिया? कुछ नहीं है। होता नहीं तो अभिनाश उसे बचाकर यहाँ लाता। पहले बेशक अभिनाश के दिल में अवनी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब है, ये उसने जान बचाकर साबित किया है। यशराज, बेटा, ये औरतें होती ही इतनी अच्छी और समझदार हैं। जहाँ पर मर्दों की सोच आकर खत्म हो जाती है, वहाँ से इनकी सोच शुरू होती है। ये सब जानती हैं, जो काम प्यार से हो जाएगा उसके लिए लड़ना क्या। और देखो, अभिनाश के अंदर फर्क दिख रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो, अवनी सब संभाल लेगी। नीलम, हाँ बेटा, अवनी का आज और कल अभिनाश है। अनिरुद्ध, और जो उसके घर में चाचा चाची नफरत करते हैं वो नीलम। उसकी भी चिंता मत कर। अवनी प्यार से सबका दिल जीत लेगी। चल अंदर चल, मिल ले अपनी बहन से। अनिरुद्ध, जी माँ, चलिए। तीनों अवनी के पास आए। काफी देर तक सब बात करते रहे। अभिनाश अवनी को मुस्कुराते हुए देखा जा रहा था। दोपहर होने को आई थी। अवनी, बस अब नहीं मुझसे हंसा जा रहा। मुझे भूख लगी है, घर का खाना खाना है। हमने रात से कुछ नहीं खाया था। नीता, हाँ बेटा, मालविका जगत के साथ खाना लेकर आ ही रही होगी। अवनी, जी माँ। अच्छा, आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए। आप लोग भी रात से परेशान हैं। घर जाकर खा पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए मेरे पास। अनिरुद्ध भैया, छोड़ दो, अभिनाश को भी ले जाओ। मालविका आई, सबके साथ खाना देकर चली गई। अनिरुद्ध अवनी के पास रुका, पर थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने अनिरुद्ध को दवाई बाहर से लाने को कह दिए। अनिरुद्ध हॉस्पिटल के बाहर आने लगा। उसी के बगल से एक बुरखे वाली गुजरी। अचानक हवा का झोंका आया। बुरखे के दुपट्टे का कोना अनिरुद्ध की शर्ट के बटन में उलझ गया। वो औरत दुपट्टे को छुड़ाने लगी, पर दुपट्टे के मोती की लड़ी ऐसे उलझी थी जैसे किसी ने 7 फेरों की गांठ बांधी हो। अनिरुद्ध, आप रहने दीजिए, मैं छुड़ाता हूँ। आप परेशान मत होइए। अनिरुद्ध ने आराम से दुपट्टे को बटन से अलग किया। ये लीजिए, निकल गया। बुरखे वाली कुछ बोले बिना अंदर चली गई। अनिरुद्ध, कमाल है ना, सॉरी ना थैंक यू कहते हुए दवाई लेने निकल गया। उधर अभिनाश की फैमिली घर पहुंची। सारे फ्रेश होने अपने अपने कमरों में चले गए। अभिनाश नहाकर रेडी हो गया। नीता और खुशी रूम में आए। अभिनाश, आप दोनों यहाँ, मैं बाहर आ रहा था। नीता, अभिनाश बैठ, अब सच बता, हमला करवाने तेरा हाथ नहीं है ना? अभिनाश, माँ। अनिरुद्ध विश्वास नहीं कर रहा। मानता हूँ, पर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है। नीता, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, बस तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ। अभिनाश, भरोसा भी है और तसल्ली के लिए पूछ भी रही है। नहीं माँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, आपकी कसम। नीता, बस यही सुनना था। अभिनाश, ये अनिरुद्ध मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, उसे गलत फहमी हो रही है। नीता, हाँ, वैसे ही जैसे तुम अपने अंदर गलत फहमी को पनाह दे रखे हो। बहन की सुसाइड को मान लो, बहुत दुखों से निजात पालोगे। तुमने गलत फहमी के चलते अवनी को जो दुख दिए उसकी माफी मांग लो और नॉर्मल पति पत्नी वाली लाइफ जियो। अभिनाश, इस बात कोई रिएक्शन या जवाब नहीं दिया। अभिनाश, माँ, खाना लग गया तो चले। खाना खाकर हॉस्पिटल जाना है, मेरी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ। और अनिरुद्ध को भी तो घर जाना है, रात भर से वो भी आराम नहीं किया होगा। नीता, ठीक है बेटा, बाहर आ जा, माँ कहते हुए खुशी के साथ कमरे से निकली। पीछे से अभिनाश भी आया, पर डाइनिंग टेबल पर चाचा चाची को न देखकर उनको बुलाने उनके कमरे में गया।
उसे देखते ही शिवानी ने खुश होते हुए अपने रूम का दरवाज़ा लगाया। अविनाश को अपने पास बिठाया। अविनाश ने खुश होने की वजह पूछी। अविनाश, चाची चाचा जी आप दोनों इतने खुश? ओ मैं ठीक हूँ इसलिए। चरुण, हाँ इसलिए भी और उस लिए भी। अविनाश, किसके वजह से शिवानी? ज्यादा भोला मत बन, सच बता, तूने ही अवनी पर हमला कराया ना? ठीक किया, अपना बदला जितनी जल्दी ले लिया जाए उतना ठीक है। अविनाश, ओ तो आप इसलिए खुश हैं? अगर आप इसलिए खुश हैं तो सुनिए, मैंने अवनी पर हमला नहीं कराया और उन बदमाशों को छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। चाचा जी बस बहुत हो गया, अब मुझे समझ में आ गया है मैं गलत हूँ। मेरे अंदर निशा की मौत को लेकर गलत फहमी थी, जिसकी सजा मैं इनोसेंट अवनी को दे रहा था, लेकिन अब नहीं। अब तो मैंने मान लिया, निशा ने सुसाइड किया है। उसमें अवनी की फैमिली का कोई हाथ नहीं है। शिवानी, ओ तो तुम पर अवनी की मासूमियत और खूबसूरती का खुमार छा गया है। गलत लोग सही लगने लगे। अविनाश, कोई खुमार नहीं चढ़ा, जो सच है उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप भी कर लीजिए। आप ही जरा सोचिए, जो लड़की अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचा सकती है, वो निशा को सुसाइड के लिए मजबूर करेगी। जिनके घर के बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश हो, भला वो किसी को क्या तंग करेंगे? चाची, निशा की मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बेमतलब में किसी इनोसेंट को तंग करे। मैंने अपने अंदर से सारी गलत फहमी निकाल दी है। आप भी निकाल दीजिए। इसमें दोनों परिवार का भला है। चरुण, नहीं ये नहीं हो सकता। तुम जा सकते हो। अविनाश, चाचा जी प्लीज निकाल दीजिए बेवजह नफरत। शिवानी, तुम भी और घर वालों जैसे निकले। तुम जा सकते हो। हमें तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना। अविनाश, ठीक है, पर अकेले में सोचिए जरूर। बाहर आ जाइए, खाना लग चुका है। कहकर बाहर चला गया। उधर अवनी हॉस्पिटल में बेड पर लेटी थी। इतने में एक बुरखे वाली ने डोर नॉक किया। उसने अंदर आने को कहा। पास में बैठी नर्स से बाहर जाने को कहा। नर्स बाहर चली गई। उसके जाते ही अवनी उठने को हुई। बुरखे वाली ने लेटने को कहा। अपना बुरखे का घुपट ऊपर किया। बुरखे में निशा मिलने आई थी। उसे देखकर अवनी खुश हो गई। अपने बेड पर बैठने की जगह दी। कहानी जारी रहेगी।